नमस्कार। देखो, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम आज नंबरों का क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि नंबरों को किस किस प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद में हम उनके सब क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके आगे भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में कुछ से संख्याएं लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, और आप इनको पूरे लास्ट तक देखना। आपके हर डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लेके यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ही है, सबसे पहले है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसका अर्थ क्या हुआ? प्राकृत मतलब प्रकृति, नेचुरल नेचर मतलब जो संख्याएं अपने को नेचर से प्राप्त हुई है, प्रकृति से प्राप्त हुई है। क्योंकि सर्वप्रथम संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई? वस्तुओं को गिनने के लिए जब भी कोई काउंटिंग की जाती थी तो किसका प्रयोग किया जाता था? संख्याओं का प्रयोग किया गया। तो वो संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो जब भी गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा ना, वो संख्याएं कौन सी होंगी? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और ये होती है 0, 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, 1, 2, 3 और इस तरह से आगे की तरफ चलती रहेंगी जब तक ये समाप्त न हो जाए। और ये प्राकृत संख्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि आप चलते रहोगे, अर्थात ये इनफाइनाइट तक चलेंगी। प्राकृत संख्याओं को हम अंग्रेजी की कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आती है अगली संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। अब क्या हुआ कि हमारे पास वस्तुओं को गिनने के लिए तो अपन ने संख्याएं स्टार्ट कर दी 1, 2, 3। अब कोई वस्तु है ही नहीं, उसको कैसे गिना जाए? तो उसको क्या नंबर दिया जाए? जैसे कोई क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और क्लास यदि खाली हो बिल्कुल, तो उसमें यह बोला जाए कितने स्टूडेंट हैं। उस स्टूडेंट की संख्या बताने के लिए हमारे पास एक संख्या की कमी थी, तो वो संख्या थी 0। तो जब भी प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया गया, प्राकृत संख्याओं में किसको सम्मिलित कर लिया गया? 0 को, शून्य को, तब प्राकृत संख्याएं किसमें बदल गई? पूर्ण संख्या में, होल नंबर में। अर्थात ये संख्या पूर्ण हो गई है। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आती है एक संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होंगे? जब हमको माइनस की संख्याओं की आवश्यकता हुई। माइनस की संख्या की आवश्यकता कैसी होगी? जैसे टेम्परेचर नापा जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमको आवश्यकता हुई माइनस की संख्याओं की। तो इस तरह से इजाद हुआ पूर्णांक संख्याओं का। और पूर्णांक संख्याओं में यदि अपन पूर्ण संख्याएं कौन सी? 0, 1, 2, 3। इसमें यदि मैं माइनस की संख्याएं जोड़ दूं, -1, -2, -3, इस तरह से पीछे की तरफ इनफाइनाइट तक चले, माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस इनफाइनाइट तक चले, तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अब इन पूर्णांक संख्याओं को हम या तो i से प्रदर्शित करेंगे, या एक अक्षर और है जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। जेड से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि जेड एक जर्मन भाषा का शब्द है, जेहलियन, जिसको जर्मन भाषा में गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, और जेहलियन से ये जेड आया है। तो आप पूर्णांक संख्याओं के लिए आई का भी प्रयोग कर सकते हो और जेड के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहली संख्या हो जाती है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ है जिसमें केवल प्लस चिन्ह की संख्याएं हो। तो 1, 2, 3 ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी। और आप देख रहे होंगे पॉजिटिव इंटीजर को हम दूसरा नाम प्राकृत संख्या भी दे सकते हैं, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर ही क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो जब भी अब ऊपर वाले अपन ने 2 पार्ट पढ़े हैं, वो पूर्णांक संख्याओं के ही भाग हैं। इसके बाद में आता है ऋणात्मक संख्याएं, जिसमें माइनस की संख्या आ जाए, -1, -2, -3, इस तरह से आगे की तरफ चले, तो संख्याएं कौन सी प्राप्त होंगी अपने को? ऋणात्मक संख्याएं। अब हमारे पास समस्या आ रही है कि ये 0 कैसी संख्या है, कि धनात्मक है या ऋणात्मक? तो प्रश्न आ सकता है, शून्य कैसी संख्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बताएंगे शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, ये किसी में भी नहीं आता। अर्थात शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता। 0 अपने आप में न्यूट्रल है, उदासीन है, 0 है, अर्थात 0 का कोई चिन्ह नहीं है। तो शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। इसके बाद में
पूर्णांक संख्याओं को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटा, इसके अलावा 2 संख्याएं और 2 भागों में और बांट सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे अपने को प्रश्नों में ये नाम मिल सकते हैं शून्येतर पूर्णांक, एक आता है ऋणेतर पूर्णांक। शून्येतर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है। तो हम देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं में जीरो केवल यही संख्या है, इसके अलावा ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। तो प्लस और माइनस वाली सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शून्येतर पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर। इसके बाद में आता है ऋणेतर पूर्णांक। तो ऋणेतर पूर्णांक क्या होंगी, ऋणेतर पूर्णांक में उन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास ऋणात्मक कौन से उसको देख लेते हैं, ऋणात्मक भाग ये है, तो इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी संख्याएं किस में आएंगी, ऋणेतर पूर्णांक में आएंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आएंगी। तो यहाँ से हम इसको छोड़ा तो हमारे पास शून्य भी है और 1 2 3 मतलब नेगेटिव के अलावा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव नहीं हो, ऋणात्मक को छोड़कर उन सभी संख्याओं को हम किस में लेंगे, ऋणेतर पूर्णांक में, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप इनके नामों से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि शून्येतर आ रहा है तो इसमें शून्य दिख रहा है, तो आप ये नहीं समझना कि शून्य को सम्मिलित किया गया है, इसमें शून्य से दूर वाली संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। और ऋणेतर पूर्णांक तो इसमें ऋण चिन्ह के अलावा सभी संख्याओं को सम्मिलित किया गया। तो 0 1 2 3 इस तरह से हम आगे की तरफ और भी चले तो सभी संख्या क्या कहलाती है, ऋणेतर पूर्णांक। और यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है ऋणेतर पूर्णांक का दूसरा नाम है पूर्ण संख्या। तो कुल मिलाकर प्राकृत संख्याओं को हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं को बोल सकते हैं अपन ऋणेतर पूर्णांक। कहने का अर्थ है पूर्णांक संख्याओं के ही भाग होते हैं, प्राकृत संख्या हो पूर्ण संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक को तो बोल देंगे अपन प्राकृत और ऋणेतर पूर्णांक को बोल देंगे अपन पूर्ण संख्या। इसके बाद में हमारे पास अगली संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। इसको हम बहुत ही ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को हम देखते हुए परिमेय और अपरिमेय की आपकी सभी गलतफहमियों को आज दूर करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, दशमलव प्रसार। उसके बाद में हम परिमेय संख्याओं के ऊपर चलेंगे ताकि आप यहाँ से इनको अच्छी तरह से समझ सको कि क्या परिमेय होती है क्या अपरिमेय होगी। जैसे कि दशमलव प्रसार क्या है, कोई भी संख्या का प्रसार किया जाए अंकों में, जैसे बोला जाए 3.453 मैंने दशमलव लगाया और दशमलव के बाद में कुछ अंक लिखे, तो एक तरह से दशमलव प्रसार ये हो गया। एक देखोगे आप, देखो मैं लिख दिया 0.1333 और इस तरह से ये रुक नहीं रहा, आगे की तरफ चल रहा है। और देख लो जैसे कि 0.121212 इस तरह से आगे की तरफ चल रहा है। और दशमलव प्रसार देख लीजिए, जैसे कि 0.154023123 इस तरह से हम कोई संख्याएं लिखें तो हम दशमलव प्रसार के जितने भी संभव पोजीशन हो सकते हैं ना वो लिख लिया है। तो संख्याओं के, तो कौन सी संख्याओं के, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक को बोलेंगे शांत दशमलव, एक बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। शांत का अर्थ होता है, अंग्रेजी में बोल देंगे इसको टर्मिनेटिंग, अर्थात जिसके दशमलव को टर्मिनेट कर सके, एक स्थान के बाद में रोक सके। जैसे अपने पास यहाँ पे देख रहे होंगे आप 3.4532, यहाँ पर दशमलव रुक गया है संख्या 2 के बाद, अंक 2 के बाद में आगे कोई अंक नहीं आएगा। तो ये है शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद में अगली संख्या आ रही है अपने पास, देखो 0.133333 और डॉट लगा हुआ, 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका अर्थ वो संख्या कभी रुकेगी नहीं, आगे की तरफ चलती रहेंगी, वो अंक आगे चलते रहेंगे। इस हिसाब से इसको बोलेंगे अपन अशांत। और इसका दूसरा नाम होता है अनवसानी। अशांत का दूसरा नाम होता है अनवसानी, अंग्रेजी में बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात जिसके दशमलव को हम टर्मिनेट नहीं कर सके, रोक नहीं सके, आगे की तरफ मतलब कि एक निश्चित स्थान के बाद में रुक जाए तब तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिव अर्थात शांत, और एक निश्चित स्थान के बाद में नहीं रुके तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिव। तो यहाँ पे देखो 1.3333 इस तरह से आगे की तरफ चलता रहेगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा 0.1212 इस तरह से आगे की तरफ चल रहा है, रुक नहीं रहा है, डॉट लगा हुआ, 3 डॉट लगे हुए, मतलब दशमलव के बाद में यदि 3 डॉट लगे हुए हैं तो इसका अर्थ वो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
यहाँ पर देख रहे होंगे आप 0.3154015231235 और 3 डॉट लगे हुए हैं, तो ये भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं को दो भागों में बांटा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत जिसका दशमलव एक स्थान के बाद में रुक जाए, अशांत अर्थात अनवसानी का अर्थ नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात निश्चित अंक के बाद में रुके नहीं, आगे की तरफ चलता ही रहे। उसके आधार पर अशांत को हम दो भागों में बांटेंगे, एक होता है आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही अंक आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस संख्या में 0.133333, तो यहाँ पे अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, अर्थात उसकी आवर्ती हो रही है। अतः इसको अपन बोलेंगे आवर्ती दशमलव प्रसार। कौन सा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.13, और जो अंक की आवर्ती हो रही है उसके ऊपर अपन लगा देंगे बार। अब देखते हैं, देखो 0.121212, तो और ये भी कैसी है, अशांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ पर 1 2 मतलब 1 2 1 2 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.12 और इस 1 2 के ऊपर बार लगा दोगे, तो ये कैसी है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती वाली। इसके बाद में आगे भी देख रहे हो, आगे अगली दशमलव संख्या है 0.31540152312315। यहाँ पर अपने को पता ही नहीं चल रहा कि आगे कौन सा अंक आएगा, अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः इसको बोलेंगे अपन अशांत अनावर्ती। अनावर्ती अशांत क्यों है? क्योंकि इसके आगे 3 डॉट लगे हुए, अर्थात ये रुक नहीं रहा है इसका दशमलव प्रसार, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत अनावर्ती। तो इस तरह से हमने दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को हम फिर दो भागों में बांटे, आवर्ती और अनावर्ती। अब हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम दशमलव प्रसार के भी इसमें ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखो परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, तथा नीचे वाली जो संख्या q है ना वो 0 नहीं है। तो उन सभी संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको अपन को पहचाना कैसे है, तो कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय, मेन मुद्दा यही है अपना कि संख्याओं को कैसे पहचाना जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक सभी पूर्णांक है ना वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जैसे अपन ने ले लिया 3 ले लिया, तो 3 में अपन a का भाग लगा सकते हैं, तो 3/1 p बटा q के रूप में है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो सभी के सभी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्या में आएंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा अंडर रूट और घनमूल। अंडर रूट का क्या, वर्गमूल, और यहाँ पे वर्गमूल घनमूल है। जब कोई संख्या अंडर रूट में हो, जैसे मैं लिख दिया अंडर रूट 16, जैसे अंडर रूट 49, जैसे घनमूल 27, तो ये सभी की सभी संख्याएं जो वर्गमूल या जिनका घनमूल पूरा पूरा है, अर्थात जो पूर्ण घन हो या पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं हो, पूर्ण घन संख्या हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो सभी की सभी संख्याएं यदि अंडर रूट के अंदर है, रूट में है, तो वो क्या आएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्योंकि 16 है, अंडर रूट 16 है, तो उसको बाहर निकाल सकते हो 4 लिख के। अंडर रूट 49 है, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हो 7। और घनमूल 27 किसका है, घन 27 किसका घन है, 3 का। तो इस प्रकार से जब अंडर रूट में पूर्ण घन संख्याएं या पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, तो वो सभी की सभी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। भिन्न के रूप में हो, भिन्न जैसे 3/4 हो गया, 8/5 हो गया, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। भिन्न भी क्या है, परिमेय संख्याएं। फिर देखें दशमलव प्रसार को, देखिए कैसे बताएं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय। देखो पहले हमने देखा सभी पूर्णांक परिमेय, अंडर रूट में वो सभी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर निकल गया, तब पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण घन संख्याएं वो भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। भिन्न के रूप में लिखी हो तो वो भी सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे बताएं, तो दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार एक तो शांत हो, तो शांत हो तो यहाँ पर आप देख होंगे 3.4532, ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। और एक है अशांत आवर्ती वाली, तो अशांत आवर्ती वाली संख्याएं भी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.1
3 के ऊपर बार लगा दिया। इसी प्रकार से 0.12 और 1-2 के ऊपर बार लगा दी। तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने परिमेय संख्याएं जान ली। एक तो जो अंडरूट में हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण घन संख्याएं, वो परिमेय होती हैं। पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय होती हैं। भिन्न में रखें, भिन्न ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे -2/7 हो गया, तो ये भी कैसी है? परिमेय संख्याएं हैं। और दशमलव प्रसार के आधार पर देखेंगे, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो, वो दोनों संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होंगी? परिमेय। अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यदि उसको, अब यहाँ पर देख रहे हैं अपने पास एक तो मैंने अंडरूट लिखा है, एक दशमलव प्रसार लिखा है। तो जिन संख्याओं को अंडरूट में है, जैसे कि √3 ले लिया, √5 ले लिया, √18 ले लिया, इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या पूर्ण घन संख्या नहीं है। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनको आप अंडरूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे, और अंडरूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अंडरूट्स को देखिए, देखना है जो अंडरूट से बाहर निकाल पाओ, अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो तो है परिमेय। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे कि 3 किसी का भी वर्ग नहीं है, 5 भी किसी का भी वर्ग नहीं है, 18 भी किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसको अंडरूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे। दशमलव प्रसार के आधार पर जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो आप ये बता सकते हो, जैसे ये ऊपर वाली संख्या थी अपरिमेय संख्या है, जैसे 0.10, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, तो ये भी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 0 है, फिर 1 00 है, फिर 1 000 है, 1 है, मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। वो अंक पुनरावृत्ति होनी चाहिए, अंकों में न तो बढ़ने चाहिए न कम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, मतलब कि यदि 1 0 चलते रहते हैं या 2 0 चलते रहते हैं, 3 0 चलते रहते हैं, तब तो अपन बोलते हैं उसकी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये भी कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं है। और अपरिमेय संख्याओं में कुछ संख्याएं और है, जैसे पाई आ गया। वैसे हमको पता है पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 देख के आप बता दोगे कि पाई कैसी है? परिमेय संख्या। लेकिन अपन 22/7 जो मानते हो, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट है उसका मान, न कि उसके बराबर है। तो पाई का मान 22/7 के बराबर होता है, न कि 22/7 एग्जैक्ट होता है। तो 22/7 तो है परिमेय, लेकिन पाई है ना, वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से ई आता है, वो भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर दशमलव प्रसार देखा, परिमेय और अपरिमेय संख्या देखा। अब हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के द्वारा हम प्रश्नों को करेंगे ताकि अपन को और भी बातें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो अंदर ही अंदर है, आप ये मानो कोई एक भारत देश है या विश्व है, विश्व का पूरा मैप है। विश्व के मैप में हम अंदर से चलते हैं, अपने जिले से चलते हैं। मान लो ये क्या है? अपना जिला है। जिले को बोल दिया अपन ने नेचुरल नंबर। अब जिले में और जिले मिलाकर उसको बना दिया अपन ने राज्य, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। मतलब कि अंदर वाले जो भी भाग है उसको बोलेंगे अपन प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को ले लिया मैंने आगे की तरफ, तो इस बॉर्डर को बोलेंगे अपन पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं में यदि मैं माइनस की संख्याओं को ऐड कर लूँ, तब वो बन जाता है इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को साथ में जब मैं उसमें भिन्नों को कर लूँ, या दशमलव प्रसार वाली भी कौन सी? शांत और अशांत में आवर्ती वाली। जैसे कि ये 312, 312 ये आवर्ती दशमलव प्रसार है। इन दशमलव प्रसार को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, दशमलव उठा के। इसका तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 3 ऐसे लिखेंगे, 3 4 5 3 2, और जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1 रखेंगे, उसके आगे कितने अंक है? 1 2 3 4 4 0 लगा देते हैं, तो इसको अपन ने P/Q के रूप में लिख लिया। लेकिन इस प्रकार की संख्याओं को हम अलग एक वीडियो लेके आएंगे और इसको P/Q के रूप में बदलना सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप यही समझो, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में मैंने 0 को ऐड किया तो पूर्ण हो गई। पूर्ण संख्याओं में मैंने माइनस की संख्याओं को ऐड किया तो वो क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। इसके आधार पर हमने एक चीज़ और देखी है कि पूर्णांक संख्या है ना, तो आपसे बोला जाए 3.5 कैसी संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दशमलव की संख्याएं या कोई भिन्न में होगी, वो कोई भी संख्याएं क्या नहीं है, या तो भिन्न में, न तो भिन्न में होनी चाहिए और न ही दशमलव में होनी चाहिए, केवल पूरा एकदम पूर्ण मान होना चाहिए, उसी को अपन पूर्णांक बोलेंगे। तो आप जैसे कि 1 2 3 ये भी क्या है? प्राकृत संख्या है, इसको अपन धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। फिर इसमें 0 ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई।
माइनस की संख्या ऐड करते क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। उसके बाद में हमारे पास भिन्नों को ले लिया, दशमलव प्रसाद शांत ले लिया, तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इस बॉर्डर को अपन बोलेंगे परिमेय संख्याएं, और इधर वाले इसको अलग ही है, मतलब कि परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्या भी आ रही है, पूर्णांक भी आ रही है, पूर्ण भी आ रही है और प्राकृत भी आ रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, पूर्णांक है और परिमेय है। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं बोल सकते, जैसे कि ये नहीं बोल सकते सभी परिमेय संख्याएं, जैसे कि सभी परिमेय संख्या कौन सी है, मैं 3/2 लिया, तो 3/2 एक परिमेय संख्या है जो न तो किस में आ रही है, प्राकृत संख्याओं में, इस डब्बे में नहीं आ रही है, प्राकृत संख्याओं में भी नहीं आ रही है, न ही पूर्ण संख्याओं में आ रही है, न ही पूर्णांक में आ रही है। तो ये क्या है, 3/2 एक भिन्न के रूप में है, तो न तो पूर्णांक है, न परिमेय है, न पूर्ण है, न ही प्राकृत है, ये केवल एक परिमेय संख्या है। लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्याओं का पूर्णांक या प्राकृत या पूर्ण होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका उल्टा चल सकते हो, जैसे कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं इस परिमेय संख्याओं में आती है, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय में आती है, सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय में आती है। तो आप ये कह सकते हो जैसे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य, तो सत्य बोलेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, इस पूर्ण के डब्बे वाले में आ रही है, पूर्ण में आ रही है, पूर्ण में समाहित है ये। तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये बात अपनी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि -1, -2, -3 पूर्णांक है, लेकिन वो पूर्ण में नहीं आ रही है, वही इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, सही है, क्योंकि सभी की सभी प्राकृत संख्या 1, 2, 3 है और 1, 2, 3 पूर्ण में भी आ रही है। और ये भी बोल दिया सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है क्योंकि 1, 2, 3 पूर्णांक में भी आ रही है, क्योंकि पूर्णांक के भाग है प्राकृत और पूर्ण, तो प्राकृत संख्या भी पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है, और पूर्णांक को अंदर जीरो भी आता है, तो जीरो भी कैसी है, एक पूर्णांक संख्या है। आपसे बोला जाए परिमेय संख्या कैसी संख्या है, प्राकृत होगी या पूर्ण होगी या पूर्णांक होगी, इसमें पूर्णांक भी आ जाएगी, प्राकृत भी आ जाएगी, पूर्ण भी आ जाएगी और भिन्न भी आ जाएंगी, दशमलव की संख्या में आ जाएंगी। दशमलव में कौन सी, शांत और अशांत आवर्ती वाली, शांत और अशांत आवर्ती वाली सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में एक भाग आता है जो इससे अलग है, जिसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो √3, √12, पाई, ई, 3.1, 4, 2, 5, 1, 2, इस तरह से ये कि सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय और अपरिमेय अर्थात इस डब्बे दोनों को मिलाकर संख्या बनती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए पाई कैसी संख्या है, ऑप्शन आ गया वास्तविक, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। तो हम बताएंगे पाई कैसी है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, एक वास्तविक संख्या है। तो पाई परिमेय नहीं है, नहीं प्राकृत है, नहीं पूर्ण है। तो इस तरह से हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया है और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।